संध्या और दिलीप की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। उनकी बेटी कोमल भी लगभग 8 साल की हो चुकी थी और संध्या का बेटा आरव भी 3 साल का था। संध्या को अब गर्मी की छुट्टियों में अपने ससुराल जाना था, लेकिन इस बार वह काफ़ी परेशान थी। संध्या जब भी ससुराल जाती थी तो उसे हॉल में ही रहना पड़ता था, क्योंकि घर में केवल 2 ही कमरे थे। जब तक देवर की शादी नहीं हुई थी तब तक वह हॉल में रहता था और संध्या अपने पति के साथ ससुराल जाती थी तो उसे उसका कमरा मिल जाता था। लेकिन जब से देवर की शादी हुई तो वह कमरा उसके देवर देवरानी को दे दिया गया। अब उसे इस बात की कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह तो शहर में अपने पति के साथ खुद के फ्लैट में रहती ही थी। लेकिन जब ससुराल जाना होता तो 20-25 दिन के लिए उसे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसके पति दिलीप ने कितनी बार माँ से कहा भी कि मैं अपने खुद के खर्चे पर ऊपर एक कमरा और बनवा लेता हूँ, लेकिन उसकी माँ इस बात के लिए तैयार ही नहीं होती थी। वह कहती थी कि तुम लोग तो कभी कभार आते हो, तो बेकार में कमरा बनवाने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी यह घर तुम्हारे पापा ने बड़े मन से बनाया था, तो अब इस घर में कोई नया बदलाव नहीं होगा। दिलीप भी साल में कुछ दिनों के लिए आता था, तो वह भी किसी तरह से एडजस्ट कर लेता था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। एक तो इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ऊपर से संध्या की बेटी कोमल। अब वह किसी भी तरह के एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी हो रही थी, उसे प्राइवेसी चाहिए होती थी। ऊपर से बेटा आरव, वह तो एसी के बिना रह ही नहीं सकता था। बचपन से ही दोनों बच्चों को एसी में सोने की आदत पड़ी हुई थी। कोमल जब तक छोटी थी इतनी परेशानी नहीं होती थी, पर अब क्योंकि वह बड़ी हो रही थी तो उसे समझा पाना भी आसान नहीं था। उसे अपनी प्राइवेसी हर हाल में चाहिए थी, और आरव को तो अभी कोई समझ ही नहीं थी और वह गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। ऊपर से संध्या और दिलीप को भी अब एसी में ही सोने की आदत पड़ चुकी थी। यही सब सोच सोच कर संध्या परेशान हो रही थी। दिलीप को काफ़ी कम छुट्टियां मिलती थी, इसलिए हर साल वह 1 महीने के लिए छुट्टियां लेकर अपने मायके और ससुराल जाया करती थी। लगभग 10 दिन मायके में और करीब 20-25 दिन वह ससुराल में रहती थी। पर इस बार ससुराल में रहने के नाम से ही उसे घबराहट हो रही थी। यहाँ पर शहर में तो एसी के बिना सबकी हालत ख़राब हो जाती थी। एसी की हवा में ही आराम आराम से सो पाता था। लेकिन ससुराल में क्या होगा, यह सोचकर ही संध्या का दिल बैठा जा रहा था। हालांकि उसके ससुराल से मायके की दूरी बस आधे घंटे की ही थी और उसके मायके में सारी सुख सुविधाएं भी मौजूद थी। उसके मायके में एक गेस्ट रूम था जिसमें एसी भी लगा हुआ था और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुख्य परेशानी तो ससुराल को लेकर थी, क्योंकि ससुराल में तो बस 2 ही कमरे थे। एक कमरा तो देवर देवरानी का था और दूसरा कमरा सास का था। हालांकि यह बात और थी कि दिलीप ने अपने खर्चे से दोनों ही कमरों में एसी लगवा रखा था, ताकि उन लोगों को गर्मी में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन संध्या को तो हॉल में ही रहना पड़ता और उसे कोई प्राइवेसी भी नहीं मिलती। वह तो तब भी मैनेज कर लेती, लेकिन उसके बच्चे, वह तो किसी भी कीमत पर मैनेज नहीं करते। वैसे उसने सोचा था कि अगर इस बार उसे ज़्यादा दिक्कत हुई तो वह दिलीप से कहकर हॉल में एक कूलर लगवा लेगी। लेकिन फिर भी प्राइवेसी तो चाहिए थी ना, संध्या को भी और उसकी बेटी कोमल को भी, क्योंकि कोमल तो इस बार बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह हॉल में सोएगी। और क्योंकि आरव बहुत छोटा था तो वह गर्मी से रो रो कर ही आफत कर देता। ऊपर से दोनों कमरों से और बाहर की सड़क से भी हॉल का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता था। पर्दा उसकी सास लगाने नहीं देती थी, क्योंकि वह कहती थी गर्मी में हॉल में थोड़ी हवा आएगी, पर्दा लगाने से मेरा दम घुटता है। अब सास का घर था तो वह जैसे चाहे वैसे अपनी मर्जी चलाती थी। बच्चों की सुविधा के बारे में सोचना तो जैसे उन्होंने छोड़ ही दिया था। खैर, संध्या ससुराल पहुंची तो गर्मी के मारे उसकी और बच्चों की हालत ख़राब होने लगी। चाय नाश्ते के बाद उसने सबके सामने ही अपनी सास से कहा, मम्मी जी, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। हॉल में बहुत गर्मी लग रही है, पंखे की हवा से काम नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, इस बार हम लोग आपके कमरे में ही रुक जाते हैं। वहाँ पर एसी भी है और कमरे में जगह भी है। ज़मीन पर गद्दे बिछाकर हम सब वहाँ पर आराम से सो सकते हैं। और आरव छोटा है और कोमल को भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तब उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे बहू, ससुराल में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 25 दिन के लिए प्राइवेसी नहीं भी मिलेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। वहाँ शहर में तो पति के साथ आराम से रहती ही होगी, और वैसे भी रात के 3 बजे के बाद गर्मी तो कम हो ही जाती है। मैं अपने कमरे में किसी को नहीं रख सकती, और एसी ऐसी कौन सी कोमल बड़ी हो गई है कि उसे प्राइवेसी चाहिए। यह सब आजकल के बच्चों के नखरे होते हैं
इतनी गंदी आदतें मत डालो बच्चों में अभी से। संध्या को समझ में आ गया था कि उसे अपने बच्चों के साथ हॉल की गर्मी में अब 20-25 दिनों के लिए झुलसना ही है और बाकी के लोग उसके पति के खरीदे हुए एसी में मज़े से आराम से सो रहे होंगे। कोमल ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर रखा था कि उसे वापस अपने घर जाना है और आरव का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इससे उसकी सास को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह आराम से अपने कमरे में चली गई। आखिर हॉल में गर्मी जो इतनी ज़्यादा थी। संध्या ने दिलीप से कहा कि अब 20-25 दिन तो इस तरह से हम नहीं रह सकते। आप एक काम करो, हॉल में एसी लगवा दो। यह सुनते ही संध्या की सासू माँ रूपाली जी चिल्लाने लगी और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में अभी 50,000 रुपये फूकने के। कौन सा तुम लोग यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हो? 20-25 दिन थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते क्या, जो 50,000 रुपये हवा में उड़ाने को तैयार हो गए? इससे अच्छा वह पैसा मुझे दे दो अगर तुम्हें पैसे भारी पड़ रहे हैं तो। संध्या अपनी सास की बात सुनकर हैरान ही रह गई। उसे तो लगा था कि ससुराल जा रही है तो उसकी सास उसकी और उसके बच्चों की परेशानियां देखकर उन्हें अपने कमरे में जगह दे देगी, लेकिन अभी भी उसकी सास उसकी सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि पैसे बचाने के बारे में सोच रही थी। संध्या की आंखों में आंसू आने लगे और वह सोचने लगी, हर तरह से समर्थ होने पर और मेरे पति के पास इतने रुपए होने के बावजूद भी मुझे और मेरे बच्चों को गर्मी में झुलसना पड़ रहा है। शहर में हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और यहाँ हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसके बाद संध्या ने दिलीप से कहा, एक काम करते हैं दिलीप, एसी ना सही आप एक कूलर लेकर आइए, उससे भी काफ़ी राहत हो जाएगी। कम से कम आरव तो सो ही जाएगा। कोमल को मैं जैसे भी करके समझा लूँगी। लेकिन फिर रूपाली जी दहाड़ उठी, क्या फालतू की बकवास कर रही है? वैसे भी घर में कितनी जगह है, सामान कम नहीं है इस घर में कि तू एक कूलर लाकर भी यहाँ हॉल में लगा देगी ताकि बची खुची जगह भी घेर जाए। फिर तुम लोग तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले जाओगे और वह कूलर इस हॉल में हमेशा के लिए जगह घेर कर रखेगा। मुझे मेरे घर में कोई फालतू का सामान नहीं चाहिए जिसका कि उपयोग ना हो और फालतू में जगह घेर रखी हो। इस घर में कोई कूलर नहीं आएगा। सुनकर दिलीप को भी बहुत हैरानी हुई कि उसकी माँ को उसकी और उसके बीवी बच्चों की परेशानी क्यों नहीं दिख रही। अगर उन्हें और उनके छोटे बेटे बहू को गर्मी लग रही है और उन्हें एसी चाहिए, तो क्या मैं और मेरा परिवार हम इंसान नहीं हैं? हम एडजस्ट करने वाली मशीन हैं, वह भी तब जब सब कुछ मैं अपने खर्चे पर करना चाहता हूँ। क्या मेरा पापा के बने इस घर में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं जुटा सकूं? जब यही सुविधा मैंने माँ और छोटे भाई के लिए जुटाई तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर अब क्यों दिक्कत है? माँ की बातें सुनकर दिलीप भी बहुत दुखी हो गया था। संध्या भी सोच रही थी कि वहाँ मायके में भी मुझे कमरे की दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लाख आग्रह करने के बाद भी सास मुझे अपने साथ कमरे में नहीं रखना चाहती और ना ही मुझे खुद कुछ करने देना चाहती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। घर की छोटी बहू अंजलि खाना बनाने के लिए रसोई में गई, लेकिन आज संध्या को कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। आरव तो रो रो कर किसी तरह से सो गया था, लेकिन कोमल मुंह फुलाकर बैठी थी और किसी भी तरीके से मान ही नहीं रही थी। और संध्या सोच रही थी, रात को भी हमें गर्मी में ही झुलसना है तो अभी से रसोई की आग के सामने क्यों खड़ी होना। इसलिए वह रसोई में नहीं जा रही थी। मगर आखिरकार जब उसने अकेले अंजलि को गर्मी में परेशान होते देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई। अंजलि बोल पड़ी, दीदी रहने दीजिए ना, थोड़े ही दिनों के लिए तो आप आती हैं, उसमें भी मेरी मदद करने लग जाती हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। संध्या को अपनी देवरानी पर बड़ा प्यार आ गया और वह सोचने लगी, यह कितनी अच्छी है, हमेशा मेरे बारे में सोचती है, जबकि या तो कुछ दिनों पहले ही घर में आई है। यहाँ के लोगों के लिए मैंने कितना कुछ किया है, लेकिन और कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। उसकी आंखें छलछला उठीं, जिसे उसने बड़ी खूबसूरती से छिपा लिया। अंजलि ने उसकी नम आंखों के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, अरे छोटी, प्याज काट रही हूँ ना, इसलिए आंखों में पानी आ गया। खैर, रात को सबने डिनर कर लिया। अब संध्या को नींद आ रही थी। वह हर बार यही सोच रही थी कि इतनी गर्मी में मैं कैसे सोऊंगी और सबसे बड़ी बात, कोमल को कैसे समझाऊंगी। उसे तो गर्मी बर्दाश्त हो भी जाए, पर वह हॉल में सोने के लिए मानेगी तब तो। उसने तो पहले ही कह दिया था कि वह इस बार दादी के घर में हॉल में नहीं सोएगी। हालांकि डिनर के बाद अंजलि उसे अपने कमरे में लेकर चली गई थी। वहीं पर बैठकर दोनों बातें कर रही थी। कोमल भी वहीं बैठकर टीवी देख रही थी और आरव को भी वहीं बगल में सुला दिया था, तो उतनी देर उसे आराम था क्योंकि उस कमरे में एसी लगा हुआ था।
लेकिन संध्या को रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि अभी थोड़ी देर के बाद जब देवर कमरे में आएंगे तब तो उसे और कोमल को हॉल में जाकर अपने बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। तभी संध्या का पति दिलीप कमरे में आया और कहने लगा, चलो संध्या, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम अंजलि से बाद में बातें कर लेना। संध्या परेशान हो गई और सोचने लगी, लो, जो भी थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था वह भी गया। वह अपने मुन्ने को गोद में उठाकर उठ खड़ी हुई। वह बाहर हॉल में आई। एसी वाले रूम से बाहर निकलते ही उसके तन बदन से पसीना टपकने लगा था और कोमल ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया था कि उसे हॉल में नहीं सोना। तभी दिलीप ने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ, हम चलते हैं। उसकी माँ रूपाली जी आश्चर्य से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, कहाँ चलते हैं? तब दिलीप ने बोला, माँ, अब यहाँ पर तो सोने की कोई ढंग की व्यवस्था हुई नहीं। इतनी गर्मी में बच्चे परेशान हो जाएंगे और मुझे भी आजकल गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस साल गर्मी ही कुछ ज़्यादा पड़ रही है, आप लोगों को भी असुविधा ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार संध्या के मायके में ही हम सारी छुट्टियां बिता लेते हैं और वहीं से फिर अपने घर चले जाएंगे। अब आज का पूरा दिन तो गुजर गया और आपने हमें ना कूलर लगवाने दिया और ना ही एसी। अब मैं अपनी बीवी बच्चों की और नाकदरी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझसे भी तो अब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इस बार हम लोग संध्या के घर पर ही रहेंगे। यह सुनकर रूपाली जी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगी, अरे ऐसी भी क्या गर्मी लग रही है, तू यहीं पला बढ़ा है, तेरा बचपन यहीं पर बीता है, तब तो तू किसी और के घर सोने नहीं चला जाता था, उस समय तो घर में एसी भी नहीं हुआ करता था। दिलीप हंस पड़ा और कहने लगा, माँ, उस समय की बात अलग थी, उस समय मुझ पर इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं थी, मैं छोटा बच्चा था, मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था, बस पढ़ाई लिखाई करता था, खेल कूद कर थक हार कर किसी भी जगह सो जाता था और गर्मी में सब लोग आंगन में सोते थे। अब समय बदल गया है, आंगन में सोने की जगह भी नहीं है और मैं शहरी सुख सुविधाओं के बीच में रहता हूँ। घर में भी मैंने इतनी सारी सुविधाओं का इंतजाम किया है। समय बदल गया है माँ, मेरी उम्र बढ़ गई है, अब मुझसे भी गर्मी सहन नहीं होती तो मैं क्या करूँ। अब कोई छोटा बच्चा होता है तो वह स्वस्थ होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके शरीर में परिवर्तन होते चले जाते हैं। बाद में जब वह बूढ़ा होता है तो वह बच्चों की तरह फुर्तीला नहीं रह पाता। तो क्या यह कहना उचित है कि तुम बचपन में बहुत फुर्तीले थे? उसी तरह बचपन तो किसी तरह गुजर गया ना माँ, लेकिन अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर ऐसी बात है तो क्या आप अपना कमरा छोड़कर हॉल में सोओगी? तुम तो संध्या और मेरे बच्चों को भी अपने कमरे में सुलाने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तो फिर भी किसी तरह से एडजस्ट कर ही लेता। वैसे तुम चाहती तो तुम्हारे कमरे में गद्दे डालकर हम भी सो सकते थे, लेकिन तुमने उसके लिए भी मना कर दिया, तो मैं और क्या करूं। और रही मेरे बच्चों की बात, तो मेरे बच्चों को जब मैंने शुरू से सुविधाएं दे रखी हैं तो अब मैं उनसे कैसे एडजस्टमेंट करने की उम्मीद कर लूँ। अब जब यहाँ बुजुर्ग लोग थोड़ा भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है तो वह तो फिर भी बच्चे हैं। खैर, अब बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है और संध्या के मायके में फ़ोन करके मैंने सबको बता दिया है। वह लोग हमारी राह देख रहे होंगे, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया। संध्या आश्चर्यचकित सी पति की बातें सुन रही थी। दिलीप ने उसकी और बच्चों की परेशानी को समझा था और उसी के अनुरूप फैसला लिया था। संध्या काफ़ी खुश थी कि उसके पति ने उनके बारे में सोचा। जाते जाते दिलीप ने रूपाली जी से कहा, मम्मी, आज मुझे एहसास हो गया कि अपना घर अपना ही होता है और यह मेरा अपना घर नहीं हो सकता, जहाँ मैं अपनी मर्जी से अपने परिवार की सुविधा के लिए एक कूलर तक नहीं लगा सकता। अच्छा हुआ आपने मुझे यह एहसास दिला दिया। आगे से मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूँगा और इस घर में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचूंगा, क्योंकि यह आपका घर है, सिर्फ आपका, जिसमें सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। आधे घंटे के अंदर ही संध्या मायके पहुंच चुकी थी। घर में उसके मम्मी पापा ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। उसके भैया भाभी ने भी बहुत प्यार से मिले। गेस्ट रूम में एसी की ठंडी ठंडी हवा में जब संध्या ने बच्चों को सुलाया तो उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान खेल उठी। उसने दिलीप का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू दिलीप, तुमने हमारी परेशानी को समझा और फैसला लिया। दिलीप ने संध्या के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं अपने परिवार के प्रति हर फर्ज निभाता हूँ, फिर भी अगर वह लोग मेरी पत्नी और मेरे बच्चों और मेरे आराम के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर तुम लोगों के बारे में मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। कहकर दिलीप भी अपने शरीर को आराम देने के लिए करवट बदलने लगा, क्योंकि उसे भी काफ़ी थकान हो रही थी और अब जब एक सुकून भरा ठंडा कमरा उसे मिला था तो वह भी नींद की आगोश में जा रहा था। और उसने सोच लिया था कि अब अगर उसे यहाँ आना है
तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही, वह भी संध्या अपने मायके आएगी और मायके से सीधा अपने घर वापस जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब उसका और कोई घर नहीं है। और ऐसा सोचने के लिए दिलीप को उसकी माँ ने ही मजबूर किया था।